जोहार बच्चों, साहित्य सौंदर्य चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11वीं हिंदी ऐच्छिक मॉडल सेट लेकर के आई हूँ, क्योंकि जैक के द्वारा अभी तक कोई भी मॉडल सेट जारी नहीं किया गया है और मुझे लगता है कि 8-10 दिन के अंदर में 11वीं बोर्ड की परीक्षा होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो इसलिए मैं खुद से मॉडल सेट तैयार की हूँ और उसी प्रारूप में तैयार की हूँ जिस प्रारूप में जैक का रहता है। जैक की परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न बनाई हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है और अंत तक बने रहे, ताकि एक भी प्रश्न जो है वो आपसे ना छूटे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, समझाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर करें। मॉडल सेट हिंदी का पहला मॉडल सेट है जो मैंने खुद तैयार किया है और ये उसी अनुरूप है जो जैक बोर्ड की तरफ से रहता है। इसमें कुल मिलाकर 40 प्रश्न हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है ये सब कुछ मैं यहाँ बताते चलूँगी। एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है 1 से 4, ये प्रश्न जो पूछता है वो गद्यांश से रहता है। गद्यांश को पढ़ना है आपको, ये सारा यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और 1 से 4 के प्रश्न का उत्तर देना है। तो गद्यांश को मैं पढ़ती हूँ। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्योपार्जन है। भली भांति विद्योपार्जन करके वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह सुचारू रूप से कर सकता है। राजनीति के इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकती। राजनीति वास्तव में धूर्तों का खेल है जो अनेक दांव पेच खेलकर जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह सरल एवं शुद्ध हृदय विद्यार्थी के वश का रोग नहीं है। राजनीति छात्रों के अध्ययन में बाधा ही नहीं डालती, वरन उन्हें गुमराह भी कर देती है। अतः छात्रों को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने आप को योग्य बनाने के बाद ही वे राजनीति में कदम रखें। यानी कि इस गद्यांश में ये समझाया गया है कि विद्यार्थी को कौन गुमराह करता है और विद्यार्थी किस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में कदम रखे, कब रखे, ये सब कुछ यहाँ बताया गया है। अब इसी गद्यांश को पढ़ करके यहाँ 1 से 4 जो प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। तो पहला प्रश्न है, राजनीति वास्तव में किनका खेल है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजनीति वास्तव में धूर्तों का खेल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, धूर्तों का। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? किस प्रकार का विद्यार्थी होना चाहिए? विद्यार्थी के अंदर क्या गुण होना चाहिए? तो ऑप्शन सी नंबर होगा, सरल एवं शुद्ध हृदय का विद्यार्थी होगा, तभी वो सफल हो सकता है। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर का, कि राजनीति छात्रों को क्या करती है? तो मैं यहाँ पर पढ़ के ही बताई कि राजनीति जो है वो छात्रों को सिर्फ गुमराह करती है ना। तो राजनीति में नहीं पढ़ना है विद्यार्थियों को, क्योंकि राजनीति जो होती है वो छात्रों को केवल फंसाती है, गुमराह करती है और उनको उनके रास्ते से भटकाती है। अगला चौथा नंबर का प्रश्न है, राजनीति को छात्रों को राजनीतिक क्षेत्र में कब कदम रखना चाहिए? जब वो अपने आप को योग्य बना ले। अपने आप को योग्य बना ले तभी उनको राजनीति के क्षेत्र में कदम रखनी चाहिए। तो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर 5 से 8 यानी कि 5 से 8 जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ जो दिया हुआ है पद्यांश है ना, यानी कि कविता, उसको पढ़ करके उत्तर देना है। यहाँ कविता दी हुई है, मिट्टी में रोटी उगी है, मिट्टी में से कपड़ा, मिट्टी में संकल्प उठे हैं, मिट्टी में मानवता, मिट्टी है निर्माण तरने, मिट्टी है बलशाली, मिट्टी शीश चढ़ाओ, मिट्टी से बलिदान उठेंगे, मिट्टी से हरियाते, मिट्टी से ईमान उठेंगे। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है, तो जो 5वां नंबर का प्रश्न है ये है, संकल्प का यहाँ क्या आशय है? तो संकल्प से क्या तात्पर्य है ना? मित्रता होगा, देश होगा, प्रतिज्ञा होगा या अपना
नाना होगा। तो उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी प्रतिज्ञा। अगला प्रश्न है तरनी शब्द का अर्थ है। तरनी शब्द का क्या अर्थ है? तो तरनी शब्द का अर्थ है धरती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, शीश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शीश जो है वो सिर का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए, यानी कि ये जो पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है इसका उचित शीर्षक कह रहा है। तो यहाँ पर जो पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है वो मिट्टी से है और देश से है, तो इसलिए इसका शीर्षक जो उचित होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी और देश। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न। अब 9 नंबर का जो प्रश्न है ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से है ना, एक अलग पुस्तक होती है अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपको पढ़ाना होता है, और इसी से यहाँ पर 7 से 8 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो पहला 9 नंबर का जो प्रश्न है वो है समाचार के प्रमुख तत्व हैं, इसमें समाचार का प्रमुख तत्व कौन सा है? ए नवीनता एवं निकटता, बी तीव्रता, सी सूक्ष्मता या डी सरलता। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नवीनता एवं निकटता। अगला प्रश्न 10 नंबर का, टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? तो टेलीविजन जो है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला 11 नंबर का प्रश्न है प्रिंट माध्यम क्या है? तो प्रिंट माध्यम जो है वो क्या है? नाटक एवं पात्र है या रंगमंच है या समाचार पत्र एवं पत्रिका है या रेडियो है? तो प्रिंट यानी कि छपा हुआ, तो छपा हुआ समाचार में रहता है, पत्रिका में रहता है, तो इसलिए प्रिंट माध्यम जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर समाचार पत्र एवं पत्रिका। अगला प्रश्न, पत्रकारीय लेखन का संबंध है। पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे है? पहला वास्तविक घटनाओं, समस्याओं या मुद्दों से, दूसरा फिल्मी घटनाओं और कलाकारों से, तीसरा साहित्यिक जीवन एवं साहित्यकारों से, चौथा राजनीतिक एवं न्यायपालिका से। अब पत्रकारीय यानी कि लेखन है ना, तो यहाँ पर फिल्मी घटना है, साहित्यिक जीवन है, राजनीति इसमें भी है, लेकिन ये पूर्ण आंसर सही नहीं है, इसलिए सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। वास्तविक घटना होता है पत्रकारीय लेखन, समस्याएं से होती है और मुद्दों से होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न, समाचार की भाषा शैली होनी चाहिए। तो समाचार की भाषा की शैली जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? जटिल होना चाहिए या घुमावदार होना चाहिए, संगीतात्मक होना चाहिए, सरल स्पष्ट एवं रोचक होना चाहिए या रोचक किंतु जटिल होना चाहिए? तो अगर समाचार की भाषा जटिल है, घुमावदार है, घुमावदार मतलब जलेबी से घुमा घुमा करके कोई घटना को लिखना है ना, संगीतात्मक है कि रोचक एवं जटिल है, ये कोई भी उत्तर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी समाचार की भाषा, कोई भी भाषा है ना, किसी में भी लिखी हुई भाषा जो होती है, समाचार में हो चाहे मौखिक आप बोल रहे हो, अगर जटिल है, घुमावदार है तो किसी को समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, भाषा जो है सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए, तभी समाचार की भाषा शैली सबको समझ में आएगी। अगला प्रश्न, ऐसे पत्र जो माता पिता भाई बहन अथवा किसी प्रियजन को लिखा जाता है क्या कहलाता है? तो अगर हम माता पिता भाई बहन या किसी प्रेमी प्रेमिका को लिखा जाता है तो वो पत्र जो होता है व्यक्तिगत पत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब अगला है श्रव्य माध्यम है, यानी श्रव्य मतलब सुनना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है श्रव्य माध्यम का? समाचार पत्र बिल्कुल नहीं, क्योंकि समाचार पत्र को हम पढ़ते हैं सुनते नहीं हैं। कहानी को हम पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, तो इसलिए ये भी 100% सही नहीं है। रेडियो और टेलीफोन ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि रेडियो में हम सुनते हैं, टेलीफोन है ना, पहले का टेलीफोन अब का मोबाइल नहीं, टेलीफोन जो नंबर डायल करके हम लगाते थे, तो रेडियो और टेलीफोन आंसर जो है वो सही है, क्योंकि इसमें केवल हम सुनकर ही उनके विचारों को समझते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर काव्यांश को पढ़कर पूछे गए 16 से 18 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो ये जो काव्यांश है आपके पुस्तक से है ना, तो आपके सिलेबस से है, आपके पुस्तक से है, तो इस
कविता को पढ़ना है और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है 16 से 18 उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन है, काव्यांश किस कविता से ली गई है? ये जो कविता है यहाँ से, ये किस कविता से ली गई है? तो यहाँ पर देखिए, बादल को घिरते देखा है, ये कविता ही है, तो इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादल को घिरते देखा है। 17 नंबर का प्रश्न है, काव्यांश में किसकी चर्चा की गई है? तो काव्यांश में चर्चा की गई है हिमालय पर्वत पर काले बादलों की, या समुद्री किनारे और काले बादलों की, या रेगिस्तान और काले बादलों की, या नदियों तथा काले बादल की। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत पर काले बादलों की चर्चा की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हिमालय के कंधों पर क्या है? तो हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं किस वाद के कवि हैं? छायावाद, प्रयोगवाद, भक्तिवाद, रीतिकाल। तो ये कवि सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि 4 थे मुख्य रूप से, जिनको पिलर कहा जाता है छायावाद का, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, है ना। अगला प्रश्न है, तट पर बैठी विधवाओं की तुलना किससे की गई है? तो तट पर बैठी विधवाओं की तुलना जो है बगुलों से की गई है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जाग तुझको दूर जाना है, ये रचना जो है किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये कविता जो लिखी गई है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने भारतीयों को जगाने का प्रयास किया है, भारतीयों को प्रेरित करने, भारतीयों को जागरण करने के लिए इस गीत की रचना हुई है। जाग तुझको दूर जाना उन्होंने प्रेरित किया है इस गीत के माध्यम से भारतीयों को। अगला प्रश्न है, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि खालिस्तान है कि शांति भंग ना हो जाए? तो ये मगध की शांति भंग ना हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। अगला प्रश्न है, घर में वापसी कविता के आधार पर घर में कितनी जोड़ी आंखें हैं? तो पहला ही लाइन में कविता में है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, तो 5 जोड़ी यानी कि 5 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द सही आंसर। अब यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़ना है, आपको 25 से 27 के उत्तर देने हैं। मानो और सुकिया महीना भर पहले इस भट्ठे पर काम करने आए थे, उसका काम देखकर ही असगर ठेकेदार ने सुकिया को ईंट पाथने का काम दिया था। 1000 ईंट के रेट से मजदूरी तय की गई, भट्ठे पर लगभग 30 मजदूर काम करते थे। अब ये यहाँ पर पढ़ना है आपको, और यहाँ पर उत्तर आपको 27 नंबर तक के प्रश्न जो है के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो मानो और सुकिया खाना बदोश कहानी के हैं, पात्र हैं, तो इसलिए ये जो ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर भट्ठे पर लगभग 30 मजदूर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर। अगला प्रश्न है, मानो और सुकिया कौन है? तो मानो और सुकिया मजदूर हैं, ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर हैं, पति पत्नी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है, यानी कि बचपन का नाम उनका धनपत राय था। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी में महिला पात्र का नाम है। तो दोपहर का भोजन जो बनाती है, जो हर हालात में अपने घर को एकजुट करके रखती हैं, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर आंच नहीं आने देती हैं, वो पात्र महिला हैं सिद्धेश्वरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि टॉर्च बेचने वाले कहानी में टॉर्च किस कंपनी का है? तो टॉर्च जो है वो सूरज छाप कंपनी का है ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना है, तो मूल संवेदना जो है वो है मजदूरों का शोषण। यहाँ पर सुकिया और मानो को किस प्रकार से जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग मजदूरों पर शोषण करते हैं, उसी की कहानी ये पूरी है, खाना बदोश। तो मजदूरों पर शोषण करना इस कहानी की मूल संवेदना है। अगला प्रश्न है, उसकी माँ कहानी के लेखक है। उसकी माँ कहानी के लेखक है, ऑप्शन नंबर बी पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, सत्य हरिश्चंद्र के रचयिता कौन है? सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक है और इस नाटक को लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। आधे अधूरे नाटक के नाटककार हैं, आधे अधूरे नाटक है और इस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे जाते हैं? तो बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हुसैन को कौन सी कलाकारी का शौक था? तो हुसैन को जो शौक था वो चित्रकारी का शौक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आवारा मसीहा की जीवनी पर आधारित है, किनकी जीवनी पर आधारित है? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो एक बंगाली साहित्यकार हैं, इनकी जीवनी पर आधारित है आवारा मसीहा। और इस आवारा मसीहा की जीवनी को लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लिए कौन सा सम्मान मिला? तो विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शरत चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो शरत चंद्र पिता का नाम था मोतीलाल चट्टोपाध्याय, है ना। और लास्ट प्रश्न है, श्वेत करयांचा आसुड़ की रचना ज्योतिबा फुले ने कब की? तो 1983 ईस्वी में श्वेत करयांचा आसुड़ की रचना ज्योतिबा फुले ने की। तो इस प्रकार से 40 प्रश्नों का एक मॉडल सेट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और मैं इसी तरह का मॉडल सेट तैयार करके आपके बीच मैं प्रस्तुत होती रहूँगी। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।